नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। अब तक हम लोग रियल नंबर्स में 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है हमारा और तीनों लेक्चर में अब तक हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कर चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल कैसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में किए, वो हम पिछले क्लास में देखे। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने हम बचपन से ही जानते हैं, तो उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कशन पिछले क्लास में किए हुए थे। दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के अगर उसको इनटू कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम को इनटू कीजिए तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये भी हम लोग जानते हैं और पिछले क्लास में ये हमने देखा था। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 करेंगे। थ्योरम 1.3 क्या है? तो थ्योरम 1.3 कहता है, थ्योरम 1.3 ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये थ्योरम 1.3 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इस थ्योरम में लिखा है, इफ p is a prime number, p is a ऐसे नहीं, let p be a prime number। मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है। if p divides a square where a is any positive integer, if p divides a square where a is any positive integer, then p divides a also। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम है हमारा 1.3। इसको प्रूफ किया जा चुका है, तो हमें अभी प्रूफ नहीं करना है, ये हमारे प्रूफ का है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग रियलाइज कर लेते हैं कि कैसे है। हमारे सिलेबस का नहीं है इसका प्रूफिंग। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी जो है, पी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका मतलब होता है कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो जरा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, a स्क्वायर कोई नंबर है, इसमें अगर कोई एक प्राइम फैक्टर p है, तभी तो वो p से डिविजिबल होगा। तो a का भी प्राइम फैक्टर p होगा, ये कहना चाह रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि a इज अ प्राइम नंबर, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें p1 आता है, p2 आता है, p3 आता है एंड सो ऑन, और pn तक आता है। मान लेते हैं इतना सारा प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट कि इसके जो प्राइम फैक्टर में अगर p1, p2, p3 एंड pn तक आया है तो हर बार यही आएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। कोई दूसरा प्राइम नंबर से हम इसको नहीं बना सकते, कोई दूसरे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम a को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये यूनिकनेस कहता है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर बार यही आना है। a के प्राइम फैक्टराइजेशन में p1, p2, p3, pn तक ही आना है। अब अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो यानी कि p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, ये दो बार हमें लिखना पड़ेगा, इंटू फिर p1, p2, p3 एंड डॉट 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 pn, ऐसा लिखना पड़ेगा। यानी कि p1 और p1 दो बार आ रहा है तो p1 का हम पावर 2 लगा सकते हैं। उसी तरह से p2 भी दो बार आ रहा है, p3 भी दो बार आ रहा है एंड डॉट 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 pn भी दो बार आ रहा है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। हम a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं। a स्क्वायर ये सारा प्राइम नंबर है, p1, p2, p3, pn सब प्राइम नंबर है। तो p1 भी दो बार आया है, p2 भी दो बार, p3 भी, pn भी सब दो बार आया है। लेकिन है तो p1 से pn तक ही सारा प्राइम नंबर। तो a स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन में p1 से लेके pn तक का नंबर आया है, p1 से pn तक सारे प्राइम नंबर्स आए हैं। और a में भी देखिए p1 से pn तक ही सारा प्राइम नंबर है। अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब होगा p प्राइम नंबर है और ये जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि
P का प्राइम फैक्टराइजेशन में ये सारा प्राइम नंबर आया है, P1 आया है, P2 आया है, P3 आया है, Pn आया है। अगर P इसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि इन्हीं प्राइम नंबर्स में से कोई एक P है, यही P1, P2, P3 से लेके Pn तक में कोई एक P है। तो अगर P1, P2, P3, Pn तक में ही कोई एक P है, तो यानी कि यही P1, P2, P3, Pn तक तो यहां भी है, तो यानी कि इन्हीं में से कोई एक P है, इन्हीं में से कोई एक नंबर P के बराबर है, यानी कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा, P जो है A को भी डिवाइड करेगा। तो इट इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A ऑल्सो। तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। यही हमारा थ्योरम नंबर 1.3 है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो इस थ्योरम को जब हम जान गए तो इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे अब कुछ इरेशनल नंबर को प्रूफ करने, जैसे कि √2 इरेशनल है। हाँ, एक क्वेश्चन होगा प्रूव दैट, ये भी एक्चुअली थ्योरम है, वो थ्योरम 1.4 हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। थ्योरम 1.4, थ्योरम 1.4 कहता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये थ्योरम 1.4 है, इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है। ये हमारा थ्योरम 1.4 है। जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि √2 इरेशनल है। हमारे पेपर पे सवाल आ सकता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। क्या आ सकता है? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इसी थ्योरम को प्रूफ करवाना होगा तो हमें क्वेश्चन देगा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हम लोग जानते हैं √2 इरेशनल होता है, यानी कि ये कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है, ना टर्मिनेट होता है ना ही रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। हाँ, सम इंटीजर बटा सम इंटीजर के फॉर्म में √2 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इरेशनल है। तो इसको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सॉल्यूशन। इसको प्रूफ करने में हम लोग अभी जो थ्योरम 1.3 पढ़े कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, उसका इस्तेमाल करेंगे। जरा कैसे करेंगे देखिए। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। us let us assume to the contrary that √2 is rational। इसको प्रूफ करने का कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड है, कॉन्ट्रेडिक्शन के सहारे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। एक मेथड है, ये अपेंडिक्स 1 में आपको मिलेगा पढ़ने को, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, हम कभी इस पे वीडियो बना देंगे। कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड क्या होता है, उस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्रेडिक्शन यानी कि हम कोई चीज अज्यूम कर लिए, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। √2 को हमने रैशनल अज्यूम कर लिया। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल वाला सारा प्रॉपर्टी इसमें सही बैठना चाहिए, और उसको करते हुए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कहीं पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, और अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हम उससे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि √2 रैशनल नहीं है। ये हमारा मानना गलत था। तो चलिए ये हमारा तरीका होगा। तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट √2 इज रैशनल, दैट इज √2 can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब अगर ये रैशनल है, √2 अगर रैशनल है तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसा दो इंटीजर फाइंड कर सकते हैं p और q, जो √2 बराबर p/q हम लिख सकते हैं, है ना। दैट इज √2 इक्वल्स टू p/q, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जहां p और q इंटीजर है और q 0 नहीं है। और मान लेते हैं p और q में कोई एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, 1 के अलावे कोई एक फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकता है। लेट p and q have a common factor
factor other than 1, other than 1। मान लेते हैं 1 के अलावा इसमें भी p और q में कोई कॉमन फैक्टर है, सो वी डिवाइड p and q to get we divide p and q by that common factor, by that common factor to get root 2 equals to a by b। मान लेते a by b, मान लेते हैं p और q में कोई एक कॉमन फैक्टर था, तो उस कॉमन फैक्टर से हमने इनको और इनको डिवाइड कर दिया, इसको और इसको डिवाइड कर दिया, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म है a by b, हाँ, where a and b are, where a and b are co-primes, यानी अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, ये को-प्राइम है, ए और बी अब फर्दर किसी और नंबर से 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी हो गया, जहां ए और बी हमारा को-प्राइम है। इट इंप्लाइज दैट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो रूट 2 इंटू बी, बी रूट 2 इक्वल्स टू ए, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए हम ऐसा करते हुए इसको मिटाते भी जाते हैं, जगह नहीं है, हाँ, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट मींस देखिए यहाँ पे 2 इंटू समथिंग है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हाँ, हियर a square is divisible by 2, divisible by 2, hence a is also divisible by 2। 2 एक प्राइम नंबर है, अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, ये हमारा थ्योरम पॉइंट, थ्योरम 1.3 कहता है, बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a हमारा डिविजिबल है 2 से, ये हमारा स्टेटमेंट है, आ गया यहां तक कि a इज डिविजिबल बाय 2। a जो है यहाँ जो हम एक नंबर माने हैं a, ये 2 से डिविजिबल है। अब इस रिजल्ट को अगर a 2 से डिविजिबल है तो हेंस लेट a is equals to 2c, where c is an integer, where c is an integer। तो हम a को 2c टाइप का लिख सकते हैं, a 2 से डिविजिबल है तो ये 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू सम इंटीजर, तो a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं, पुटिंग दिस इन चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 में इस रिजल्ट को डाल दीजिए, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, a की जगह आप 2c लिख दीजिए, तो 2c का स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर, इट मींस आप 2 से इसको कटा लीजिए, 2 1 जा 2, 2 जा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो यहां हमें क्या देखने मिलता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, यहां हमें देखने को मिलता है कि बी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, divisible by 2, hence b is also divisible by 2, is also divisible by 2, कैसे, तो by थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.3 सॉरी,
तो थ्योरम 1.3 कहता है अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम ये स्टेटमेंट पे आते हैं कि b जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर कीजिए। a इज डिविजिबल बाय 2, a is divisible by 2 and b is also divisible by 2, b is also divisible by 2, यानी a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, सॉरी दोनों 2 से डिविजिबल है। तो इट मींस a and b both are divisible by 2, तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहां हमने क्या माना था कि क्या देखा था कि a और b ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, a और b क्या था, को प्राइम्स था, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। और अब हम देख रहे हैं कि a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, यानी कि इसमें एक कॉमन फैक्टर 2 है। तो ये हमारा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यहाँ हमने माना था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये किसी और से डिविजिबल, किसी 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल है। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन वी हैव अराइव्ड, है ना। तो इट मींस a and b both are divisible by 2, which contradicts the fact that a and b are co-primes। a और b को-प्राइम था, इसको कॉन्ट्रैडिक्ट करता है अभी। हाँ, तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, दिस contradiction arises या arisen due to our wrong assumption that √2 is rational। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने अपना एजम्पशन जो मान के चले थे कि √2 रैशनल है, और √2 को रैशनल माने तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और इसलिए हाँ, तो we conclude that hence we conclude that √2 is irrational। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो चलिए इसी तरह से हम चाहें तो √3 इरेशनल है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। √3 को भी हम ऐसे ही a बाई बी के फॉर्म में मान लेंगे, और इसी टाइप का प्रोसेस हम उसमें भी कर सकते हैं। तो जरा एक √3 इरेशनल है उसको भी हम लिख के दिखाते हैं आपको अगर सवाल रहे प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, तो फिर से हम लोग वैसे ही इसको प्रूव करेंगे जैसे अभी √2 को किए थे। सॉल्यूशन लेट अस assume to the contrary that let us assume to the contrary that √3 is rational। अगर √3 रैशनल है ना, that is we can find two integers of p and q where q is not equal to 0 such that √3 equals to p by q। √3 को यानी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो p और q दो इंटीजर हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं जहां q 0 नहीं है,
क्यू के अलावा कोई इंटीजर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम यानी रूट 3 को लिख सकते हैं अगर ये रैशनल है तो, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p और q को को प्राइम बना लेते हैं। को प्राइम कैसे बनाएंगे, इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है, अगर है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे। इफ p and q have a common factor other than one, we divide it to get root 3 equals to a by b, where a and b are co-primes। तो अब हम लोग उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिए, p और q को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए और सिंपलेस्ट फॉर्म आया a बाई बी। अब a और b जो है वो को प्राइम, यानी अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए इसका मतलब इसको जरा सा ऐसे लिखते हैं तो b रूट 3 इक्वल्स टू a हो जाता है, और अगर स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड तो b स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाता है। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया। हेंस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ तो देखिए तो a स्क्वायर 3 इंटू समथिंग है, यानी a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। 3 is a prime number, a square 3 से divisible है। here a square is divisible by 3, hence a will also be divisible by 3, a is also divisible by 3। यहां तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 का इस्तेमाल करके हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगर a 3 से डिविजिबल है तो लेट a इक्वल्स टू 3c मान लेते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। c अगर कोई इंटीजर है ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, देखिए 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह हम लोग क्या डाल देंगे 3c का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 3c का स्क्वायर, यानी कि 9c स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 से 1 जा, 3 से 3 जा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। हियर फिर से देख रहे हैं b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence b is also divisible by 3। कैसे, तो थ्योरम 1.3 से कहते हैं। थ्योरम 1.3 से कह सकते हैं अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। तो तो यहाँ देख रहे हैं कि a भी सॉरी कहाँ गया, यार a स्क्वायर, हाँ, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो a डिविजिबल है 3 से, और फिर देख रहे हैं यहाँ b भी डिविजिबल है 3 से। हाँ, therefore a and b both are divisible by 3। तो a और b जो है दोनों ही डिविजिबल बाय 3 निकल गया, लेकिन हमने शुरू में माना था कि a और b जो है वो को प्राइम है, यानी कि वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, ऐसा हमने माना था। therefore a and b both are divisible by 3। this contradicts the fact that a and b are co-prime, a and b are co-primes। हमने माना था a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे a और b में
3 एक ऐसा नंबर है जिससे a और b दोनों डिविजिबल है, यानी कि 3 एक कॉमन फैक्टर निकल गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime। दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल रटाया रटाया सेंटेंस है, इसको बार बार लिखना है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू our wrong assumption that root 3 is rational। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था कि रूट 3 रैशनल है। इट मींस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट, तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि रूट 3 इज इरेशनल। ऐसे ही स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो जैसे रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूफ किया, वैसे ही रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ किया। रूट 5 को भी ऐसे ही इरेशनल प्रूफ कर लेंगे। कोई और नंबर आएगा तो उसमें हम लोग, जैसे कि आपको और भी इस तरह से पूछ सकता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगर इस टाइप का नंबर है तो इसमें हम लोग अब उतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। सवाल है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो अगर इरेशनल तो इसको भी वही करना है, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। मान लेते हैं ये रैशनल है, तो दैट इज 5 माइनस रूट 3 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर p और q में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये a बाई बी आ जाएगा। मान लेते हैं ये a बाई बी है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। यहीं से मान लेते हैं वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है, तो let us assume that 5 minus root 3 is rational, that is 5 minus root 3 is equals to a by b where a and b are co-primes। तो इसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा हम रीअरेंज करते हैं, b से इसको इनटू करते हैं तो 5b minus b root 3, 5b minus b root 3 equals to a। तो 5b, a को इधर ले आए तो माइनस a इक्वल्स टू b रूट थ्री, इसको उस पर लेके चले गए। अब हम रूट 3 उधर रहने देते तो b से इसको डिवाइड कर देते तो 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू रूट 3। हाँ, यहाँ तक तो पहुंच गए। तो यहाँ देखिए रूट 3 इक्वल्स टू आया 5b माइनस a बाई बी। यहाँ पे a और b सब इंटीजर्स हैं, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। a भी ऑब्वियसली को प्राइम था, लेकिन इंटीजर तो है ही, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो ये इंटीजर बटे इंटीजर होता है। तो a और b इंटीजर है, a और b इंटीजर है तो ये नंबर इसमें सारा इंटीजर है। हाँ, यहाँ भी इंटीजर है तो ये एक इंटीजर ही आएगा, यहाँ भी इंटीजर तो ये भी इंटीजर आएगा, यानी ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे सारा इंटीजर है, सिंस a and b are integers, hence 5b minus a by b is a rational number। इसका मतलब ये वाला नंबर जो हो रैशनल नंबर होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में, वो इंटीजर बटे इंटीजर के फॉर्म में होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। एंड हेंस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है ना। इतना इक्वल्स टू रूट 3 है, ये अगर रैशनल है तो यानी रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है। बट we know that रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पे अब रूट 3 को वापिस से इरेशनल हम प्रूफ नहीं करेंगे,
कि रूट थ्री इरेशनल है, इसको प्रूव करेंगे नहीं, हम जानते हैं कि रूट थ्री इरेशनल है। हाँ, so this contradicts the fact that root 3 is rational. यहाँ हम लिख सकते हैं this contradicts the fact that root 3 is irrational, ऐसा लिख सकते हैं this contradicts the fact that root 3 is irrational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 5 minus root 3 is irrational. So the conclusion is 5 minus root 3 is rational. Sorry, 5 minus root 3 rational हमने माना था, इसलिए ये contradiction आया कि root 3 भी हमारा rational निकल गया, जबकि root 3 होता irrational है। तो ये contradiction इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था, rational मान लिया था इसको, तो यानी कि ये irrational है। हाँ, तो this concludes that 5 minus root 3 is irrational। बस इतना ही लिखना होता है। तो जब आपको इस तरह का नंबर अगर इरेशनल प्रूफ करना हो तो बस इतना ही स्टेटमेंट, मतलब यहाँ से आते आते रूट 2 रूट 3 रूट 5 जो भी होगा एक नंबर वो रैशनल शो कर देंगे और फिर वहीं पे कह देंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन लगा देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि ये रूट 3 या रूट 5 या रूट 2 जो भी यहाँ पे आवे, हाँ, वो इरेशनल होता है, इसलिए ये सारा नंबर जो है ये इरेशनल होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप कोई और जैसे कि 7 रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना हो तो 7 रूट 2 को ए बटा बी मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आ जाएगा 7 रूट 2 इंटू बी इक्वल्स टू ए, या ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए रूट 2 इक्वल्स टू ए बाय 7 को इधर ले आइए 7b। अब a और b इंटीजर है तो इंटीजर बटा 7 इंटू इंटीजर, तो ये भी इंटीजर, तो इंटीजर रूट इंटीजर, ये रैशनल नंबर है, यानी कि रूट 2 हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल होता है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसलिए 7 रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा, ये रैशनल नहीं होगा। 7 रूट 2 रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सब प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में वापस से लाना सीखेंगे और देखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसका जो पी बाई क्यू फॉर्म होता है उसमें नीचे जो डेनोमिनेटर होता है वो किस टाइप का होता है, उसका फैक्टराइजेशन करके हम लोग देखेंगे उसके फैक्टराइजेशन में क्या क्या आता है और क्या नहीं आ सकता है, ये दोनों बात हम लोग जानेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कुछ दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।